चलिए आ जाते हैं बच्चों। लेसन 11 छोटा सिंपल स्वीट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जैसे कि हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं बच्चों, तो कौन सा वाला टाइप? नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, मतलब ये इक्विटी में नहीं कन्वर्ट होने वाला प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसकी है ना रिडीमेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाओ, चैप्टर बस कुछ नहीं, इसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सिंपल उन्होंने बताया, क्या बताया है? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मींस एक प्रेफरेंस शेयर्स है जो कि रिडीम होता है इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट ने जैसा बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? रिडीम होगा, बट डज नॉट इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स नहीं कन्वर्ट होगा। नॉन कन्वर्टेबल इसका नाम है। तो प्रेफरेंस शेयर्स विच इज कन्वर्टेड इनटू या फिर एक्सचेंजेबल, ठीक है, विद इक्विटी शेयर ऑफ द इश्यूर एट अ लेटर डेट, ये नहीं होगा। नॉट इंक्लूड है ना, साफ यहाँ पे लिखा है नॉट इंक्लूड। चलिए, विद और विदाउट दी ऑप्शन ऑफ दी होल्डर। चलिए, इंट्रोडक्शन में सिंपल। देन नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या बोल रहा है? आइए, बैकग्राउंड बोलता है दो कंपनी के टाइप्स होते हैं शेयर्स के। अ कंपनी हैज़ टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस। दोनों के बारे में मीनिंग बताया। ठीक है, इक्विटी के बारे में, इक्विटी शेयर एक ऑर्डिनरी शेयर्स होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय, दोनों के बेनिफिट्स बताएं। ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेनिफिट उसको किस चीज़ का होता है कि उसको एक फिक्स डिविडेंड मिल रहा होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट उसको पहले मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स एंजॉय बेनिफिट पहला, रिसीविंग दैट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, देन इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट्स इन द मेजर कंपनी डिसीजन। तो पहला दोनों का फायदा बता दिया, प्रेफरेंस शेयर्स का बता दिया कि भाई इसको सबसे पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्विटी को बोल दिया कि भाई ये वोटिंग राइट एंजॉय करता है, इंक्लूडिंग मेजर डिसीजंस होते हैं जैसे मर्जर एक्विजिशन, इनसे पूछा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स से नहीं पूछा रहा है। अब प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताएं। प्रेफरेंस शेयर्स हैज अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, फिक्स रेट से मिलता है बिफोर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी, इक्विटी से पहले इनको प्रेफरेंस है। और अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो राइट टू रिटर्न कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से पहले से मिलने पहले प्रेफरेंस मिलता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है जो हम है ना नॉर्मली जानते हैं। बाकी सारी चीज़ के पहले जैसे कि आपको मालूम है कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। 1956 में उन्होंने कुछ डेटा बता के रखा है कि सेक्शन 87 हुआ करता था, जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना होल्डिंग क्यूमुलेटिव या फिर नॉन क्यूमुलेटिव जो भी हो, एक्सरसाइज देयर रिस्पेक्टिव वोटिंग राइट ऑन सच शेयर। ठीक है, वोटिंग राइट्स होते थे पुराने कंपनीज एक्ट में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे क्यूमुलेटिव हो चाहे नॉन क्यूमुलेटिव, उनके पास वोटिंग राइट्स होते थे। बट अभी क्या हो गया? दिस प्रोविजन हैज़ बिन रिमूव, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टू वोट एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी एट द मीटिंग इफ द कंपनी हैज पेड द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ द प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 consecutive या फिर मोर। क्या बोलता है नया कंपनीज एक्ट? नया प्रोविजन लेकर आता है, ये बोलता है कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट उसके पास आ जाएगा जब कंपनी ने उनको 2 या 2 से ज़्यादा साल तक अभी तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो फिर उसके पास राइट आ जाएगा। चलिए नीचे आकर पढ़ते हैं। ये 47 न्यू सेक्शन जो इंसर्ट है, पुराना 87 था, न्यू 47। अभी ये कुछ सेक्शंस के बारे में बता रहा है। सेक्शन 43, सेक्शन 50 का 2, ये सेक्शन हमारे कंपनीज एक्ट के हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक, चलिए क्या बोलता है? एवरी मेंबर, कौन सा मेंबर बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी मेंबर, राइट टू वोट, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट रहता है वोट करने का। एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी, एंड साथ में यहाँ पे वोटिंग राइट रहता है। जो पोल में भी जो वोटिंग राइट होता है इन प्रोपोर्शन टू शेयर, कंपनी में जितना शेयर है उतना प्रोपोर्शन होगा पेड अप कैपिटल में जितना। बट जो सिंपल बोल रहे हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर है, उसके पास मेंबर है वो क्योंकि कंपनी का, तो वोटिंग राइट का रहता है। पोल में अगर वो वोटिंग राइट्स की बात करें तो जितना उसका प्रोपोर्शन है ना शेयर से, 10,000 के तो भैया उसका वोट उस हिसाब से 20,000, तो 20,000 को थोड़े से वोटिंग राइट ज़्यादा होंगे, तो प्रोपोर्शन के हिसाब से देंगे। अब पहला फर्स्ट पॉइंट तो भाई ये किसकी बात करता है? हमारी इक्विटी। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। क्या बोलता है? आइए, एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, हैव अ राइट टू वोट ओनली, उनके पास राइट कब आएगा? ओनली जब उनके राइट्स में इफेक्ट आएगा। रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी विच डायरेक्टली अफेक्ट द राइट ऑफ द प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के राइट में अगर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा तो उस केस में उसके पास वोटिंग राइट आएगा। या फिर एनी रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उससे पूछा जाएगा। रीपेमेंट रिडक्शन हो रहा है इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर तो उससे पूछा जाएगा। इज वोटिंग राइट बच्चों यहाँ पे सेम
इक्विटी शेयर जैसी बात कर रहे हैं, जो उसका वोटिंग राइट्स होगा पोल में सेम उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारी बातें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास ऊपर हमने पढ़ा यस उसके पास रहता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास तब आएगा जब उसके राइट में डायरेक्टली हिट होगा, या फिर वाइंडिंग अप हो रहा है तो उससे पूछा जाएगा, या पेमेंट रिडक्शन हो रहा है तो उससे पूछा जाएगा। और जब उसके पास वोटिंग आएगा तो सेम प्रोपोर्शन जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के पास हो रहा है कि जितना उसका है उतने कंसिडर किया जाएगा सेम इसमें। ठीक है, चलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी दो की बात। प्रोवाइडेड दैट जो वोटिंग राइट्स है इक्विटी शेयर होल्डर के, वोटिंग राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेम प्रोपोर्शन देखा जाएगा, सेम जो ऊपर पड़ा था, सेम रिपीट है बच्चों। नेक्स्ट प्रोवाइडेड डिविडेंड क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर नॉट बीन पेड, 2 या 2 से ज़्यादा था, ऊपर इंट्रोडक्शन में यहाँ पढ़ लिया था, यहाँ हमने पढ़ लिया था। कब राइट आ जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा अगर साल तक आपने डिविडेंड पे नहीं किया है तो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ राइट टू वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशन प्लेस। अब कंपनी सामने जितने रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे उस सब में ये वोट करेगा। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा कि इन सिचुएशन में वाइंडिंग अप होगा, डायरेक्टली इफेक्ट होगा तो, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं 2 साल से ज़्यादा आपने नहीं दिया, 2 या 2 से ज़्यादा तो फिर आ जाएगा, बाकी सब स्किप स्किप स्किप। नेक्स्ट छोटी छोटी बातें, हु कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कौन कौन इशू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बैंक भी। क्या एनबीएफसी भी कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कंप्लाई करना पड़ेगा आरबीआई की गाइडलाइन डायरेक्शन और जो कंपनीज एक्ट में गिवन है। चलिए अब क्योंकि हम नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लीगल फ्रेम दे रखे, मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल हो वो बताएं। कंपनीज एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट में बच्चों फिर से रिपीट बोल रहे हैं भैया, 2 काइंड ऑफ शेयर कैपिटल है, एक है इक्विटी एक है प्रेफरेंस। इक्विटी में सिंपल वही लिखा है कि भैया इक्विटी मतलब जिसके पास वोटिंग राइट्स है, डिफरेंशियल राइट भी होते हैं डिविडेंड के, वोटिंग के, अदरवाइज भी। प्रेफरेंस शेयर्स की बात होती है, प्रेफरेंस शेयर्स में बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स कह रही है प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट मतलब डिविडेंड मिलने का, रिपेमेंट मिलने का, इनकेस कंपनी वाइंड अप होती है तो, और रिपेमेंट होता है तो। ठीक है, चलिए कंपनीज एक्ट लगता है, देन सेबी की गाइडलाइन, सेबी की रेगुलेशन, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ, बच्चों कौन सा चैप्टर का नाम क्या, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसकी इशू लिस्टिंग की बात हो रही है, रेगुलेशन लगेगा। तो बस यहाँ पे हमने क्या अंडरलाइन कर रखा है, कब आया था ये रेगुलेशन। ठीक है, 2013 में आया था, ठीक है, जून में आया था। एलओडीआर हाँ लगेगा, एलओडीआर में क्या करना पड़ता है, बस अग्रीमेंट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के इशू कंपनी के साथ, तभी एलओडीआर लिस्टिंग होके पूरे आपको एग्रीमेंट करके कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। अब आरबीआई की गाइडलाइन, बच्चों हेडिंग क्या है, हेडिंग है लीगल फ्रेमवर्क, क्या क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट लगेगा, सेबी के रेगुलेशंस लगेंगे, है ना, लिस्टिंग इशू लिस्टिंग के, सेबी के एलओडीआर के लगेंगे, और बच्चों आरबीआई की गाइडलाइन, आरबीआई की गाइडलाइन बोलती है भैया बैंक को बोलती है और एनबीएफसी को बोलती है। बैंक को बोलती है कि भाई आरबीआई गाइडलाइन अलाउ बैंक भी रेस कर सकते हैं। ठीक है, नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स उनका मतलब क्या है बच्चों, इन दोनों से है। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, तो ये दो टाइप के है ना, आरबीआई ने अलाउ करके रखा है बैंक आप लोग परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, लेकिन आपको आरबीआई की गाइडलाइन तो फॉलो करनी पड़ेगी। साथ ही में दीज इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी कंप्लायंस, इनको एक्स्ट्रा कंप्लायंस क्राइटेरिया इंक्लूजन, एक एडिशनल टायर 1 कैपिटल, ये नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स है, समझ लो कुछ गाइडलाइंस है, ये भी आपको एक्स्ट्रा फॉलो करनी पड़ेगी आरबीआई। अब एनबीएफसी को क्या बोल दिया, एनबीएफसी बोलता है एनबीएफसी डज नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी, ट्राई 1 जो कैपिटल है उसके नॉर्म्स में वो नहीं आता है, तो इन्होंने बोल दिया बिकॉज द डेफिनेशन, यहाँ पे जो ओन फंड की डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब देयर इंक्लूड ओनली इक्विटी शेयर, और इनकी जो ओन फंड की डेफिनेशन है उसमें इक्विटी शेयर इंक्लूड करते हैं, और साथ ही में क्या इंक्लूड किया जाता है, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, कंपल्सरी कन्वर्टेबल, चैप्टर का नाम क्या है जो हम पढ़ेंगे भाई, नॉन कन्वर्टेबल है, तो ये डेफिनेशन में इक्विटी और प्रेफरेंशियल कन्वर्ट वाला तो आता है, इसीलिए है ना, तो एचआरपी यहाँ पे कवर नहीं होता है। तो हाउएवर द डेफिनेशन राइट टू कैपिटल इंक्लूड, उसमें आता है प्रेफरेंशियल अदर देन दोज जो कि कंपलसरी है ना या फिर हाइब्रिड है, तो आरबीआई ने डिटेल डायरेक्शन दे रखे भैया उसके लिए क्या फॉलो करना है। इन शॉर्ट हम पढ़ रहे हैं अगर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू करते हो तो क्या क्या रेगुलेशन लगते हैं, लीगल फ्रेम लगते हैं, कंपनीज एक्ट लगता है, सेबी के रेगुलेशंस लगते हैं, सेबी के एलओडीआर वाले, आरबीआई ने गाइडलाइंस दे रखी है, बैंक को अलग दे रखी है और एनबीएफसी को। ठीक है, चलिए अब जो रेगुलेशन था सेबी के रेगुलेशन, अब ये चैप्टर कुछ नहीं बच्चों खत्म, फ्रेमवर्क बस नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम सेबी के रेगुलेशंस पढ़ेंगे जो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में लगेंगे। आइए किस केस में एप्लीकेबल है, पब्लिक इशू, बच्चों पब्लिक इशू लेके आ सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी, तो पब्लिक इशू किसका, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का लेके आ रहे हैं तो उस पर लगेगा।
लिस्टिंग कर रहे हो किसको, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को, कहाँ पे कर रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज में। कौन कर रहा है भाई, कंपनी कर रही है, बाय पब्लिक कंपनी। कैसे भाई, चाहे वो पब्लिक इशू कर रही हो चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, उस पर भी लिस्टिंग कर रहे हो तो लगेगा ये रेगुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं बच्चों, इशू लिस्टिंग। कौन सा बच्चों हम बार बार बोल रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये दोनों इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों इसकी बात करें। ये एक अलग बात करता है, क्या बात करता है, परपीचुअल अभी हमने देखा था बैंक क्या कर सकता है, ये वाला इशू कर सकता है, परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। बच्चों कहाँ देखा था, यहाँ बैंक वाले में, ये जो दो पॉइंट हमने यहाँ पहला और दूसरा वाला, ठीक है। तो ये रेगुलेशन किस किस में लगता है, अगर कंपनी NCRPS इशू करी है तो लगेगा, उसको लिस्टिंग करिए तो, चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट। और बच्चों अगर क्या इशू कर रहे हैं, परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर या परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे जो उन्होंने बोले, ठीक, ये 2 करते हैं तो ये रेगुलेशंस लगेगा। चलिए अब रेगुलेशन स्टार्ट हो गया, किस में लग रहा है हमने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चों, डेफिनेशन कुछ बताया नहीं है, नालायक लोग हैं, ठीक है, बस दिया है हमारी RBI की गाइडलाइन, RBI का। बुक बिल्डिंग क्या है बच्चों, बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें डिमांड पता लगाई जाएगी, किसकी बच्चों, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। गेट इन्फॉर्मेशन से हमें इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्राइस के बारे में पता चलता है, क्वांटिटी के बारे में पता चलता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने में हमारी ये वाले शेयर्स खरीदने में, इंस्ट्रूमेंट खरीदने में। देन इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ये वर्ड दिखेगा, इनोवेटिव ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इशू कौन करता है, बैंक, है ना, इन अकॉर्डिंग विद RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अभी हमने पढ़ा इनोवेटिव पढ़ा था ना, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बैंक इशू करता है एज पर RBI गाइडलाइन। देन नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये तो पढ़ी रहे, ये ऊपर हमने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन पढ़ ली थी। क्या पढ़ा इसमें, ये प्रेफरेंस शेयर्स है जो कि रिडीमेबल है इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट, अभी पढ़ा, लेकिन डज नॉट इंक्लूड क्या, इनटू या एक्सचेंज इक्विटी शेयर, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में जब पढ़ा वही था। परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव, ये भी क्या है बच्चों, कुछ नहीं, बैंक इशू करिए, इशू बाय बैंक, कैसे, गाइडलाइन जो RBI ने दे रखी है। विलफुल डिफॉल्टर, कुछ नहीं, बस बोल रखा है। इशूअर कैटेगरी, इशूअर की कैटेगरी अगर विलफुल डिफॉल्टर में है, ठीक है, मतलब बैंक ने एक लिस्ट बनाई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने या फिर कॉन्स्ट्रेंट मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन जो भी RBI ने देंगे, RBI के अकॉर्डिंग विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन में आ रहे हैं, इंक्लूड इशूअर, अगर डायरेक्टर प्रमोटर भी अगर आ रहा है तो भी विलफुल डिफॉल्टर। बच्चों कुछ नहीं, बस सिंपल डेफिनेशन। आइए अब यहाँ पर क्योंकि हमने पढ़ा, ये चैप्टर हमारे NCRP में है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें हम पब्लिक इशू भी ला सकते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट भी, ये दोनों का रेगुलेशन पढ़नी बच्चों। अब क्योंकि ये सेबी के रेगुलेशंस आ गए, इससे पहले जितने चैप्टर में रेगुलेशंस पढ़े घिसे पीटे वही है। जैसे कि जनरल कंडीशन, अगर किसी कंपनी को NCRPS इशू करना है तो क्या जनरल कंडीशन है, सिंपल, नो इशू शैल मेक पब्लिक इशू नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अगर सेबी ने उसे क्या बोल रखा है, डिबार्ड करके रखा है तो नहीं कर सकता सिक्योरिटी मांगे, या फिर वो विलफुल डिफॉल्टर में, या फिर इशूअर खुद, या तो इशूअर या तो उसका प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर में है, ठीक है, मोर देन 6 मंथ। इन शॉर्ट सेम कंडीशन है, कंपनी इशू लाएगी तो एक बार देख ले सेबी के द्वारा डिबार्ड तो नहीं है, इस कंपनी खुद या फिर इसका डायरेक्टर प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन में तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो नहीं ला सकती है, ये जनरल कंडीशन। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, नो इशूअर मेक पब्लिक इशू अनलेस नीचे कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन सब सिंपल है, एप्लीकेशन दे देगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को लिस्ट होने के लिए, ऑब्टेन कर लेगा प्रिंसिपल अप्रूवल कि हम लिस्ट होने आ रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग से रेट ले लेगा एटलीस्ट एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बाकी सारी चीजें स्किप करेंगे क्योंकि उसमें वही सारी बातें लिखेगी भाई सभी के पास रजिस्टर्ड हो वगैरह वगैरह। भाई अरेंजमेंट मतलब ये एग्रीमेंट कर रहे डिपॉजिटरी के साथ डीमैट फॉर्म में करना है भाई। मिनिमम 10 और ये जो आप लेके आ रहे हो NCRP, ठीक है, उसका मिनिमम 3 साल कौन चाहिए। इशू असाइंड रेटिंग, इसको जो रेटिंग मिल रही हो भैया AA से कम नहीं होनी चाहिए जो भी क्रेडिट रेटिंग दे रही है, ठीक है। बच्चों जनरल कंडीशन पढ़ रहे हैं, पहला देखो डिफॉल्टर में तो नहीं है, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, इशू क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना लेना भाई, है ना, जो कंपनीज एक्ट बोलता है। इशू शेल नॉट इशू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, ठीक है, टू प्रोवाइड लोन देने के लिए नहीं, लोन देने के लिए तो बिल्कुल नहीं भैया आप इनको इशू करोगे। एक्विजिशन ऑफ शेयर एनी पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, मतलब सेम मैनेजमेंट के, है ना, उनके शेयर्स खरीदने के लिए आप इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू कर सकते, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकते। क्लियर है, नेक्स्ट बाकी सब स्किप। पब्लिक इशू लेकर आ रहे तो इशूअर अपॉइंट भाई एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर जो सभी के पास रजिस्टर्ड हो, इसमें से एक लीड मर्चेंट बैंकर, सिंपल बात है बच्चों। तो ये जनरल कंडीशन थी, दैट्स इट। पब्लिक इशू की बात करें बच्चों, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या लिखा होगा डिस्क्लोजर इन ऑफर डॉक्यूमेंट में, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, इन्होंने रेफर कर दिया
कंपनीज एक्ट के सेक्शन रेफर कर दी, ठीक है। क्या बोलता है, ऑफर डॉक्यूमेंट कंटेन, सारे मटेरियल बातें होनी चाहिए। ऑफर डॉक्यूमेंट कंटेन फॉलोइंग, क्या डिस्क्लोजर 26 में दे रखा है कंपनीज एक्ट में, डिस्क्लोजर शेड्यूल 1 में दे रखा है, किसमें, इनकी जो सेबी की रेगुलेशन, एडिशनल डिस्क्लोजर जो सभी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू रेज अंडर राइटिंग अरेंजमेंट शेल बी डिस्क्लोज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए क्या अंडर राइटिंग का ऑफर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट बातें, और जो ये A, B, C में दे रखे कुछ नहीं, कंपनीज एक्ट, सेबी का रेगुलेशन, सेबी जो एक्स्ट्रा बोलेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कितना अंडर राइटिंग का अग्रीमेंट कर रखा है बता दो। फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, बच्चों फाइल करते हो, चेक कराते हो, स्टॉक एक्सचेंज को देते हो, ये सब घिसी-पिटी बातें। इशू शेल नॉट मेक पब्लिक इशू NCRP अनलेस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल स्टॉक एक्सचेंज थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर। भाई स्टॉक एक्सचेंज को एक बार दे दो, देख ले वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड स्टॉक एक्सचेंज मेड पब्लिक, पब्लिक को, जनता को देना है ताकि जनता उसमें देख सके, बाय पोस्टिंग द सेम वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में भी डाल दो, ठीक है। फॉर सीकिंग पब्लिक कमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 7 दिन के लिए, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग। तो इन शॉर्ट हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया, बनाया थ्रू मर्चेंट बैंकर, हमने इसको स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाया, स्टॉक एक्सचेंज में अपनी वेबसाइट में डाला ताकि पब्लिक कमेंट आ सके। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल्सो डिस्प्ले वेबसाइट इश्यूअर की, मर्चेंट बैंकिंग, इनकी भी वेबसाइट में दिख सकता है। लीड मर्चेंट बैंकर इंश्योर करे सारे कमेंट, अब हमने पब्लिक कमेंट के लिए रखा, जो भी कमेंट आए जेन्युइन लग रहे हो तो भैया चेंजेस करो। एड्रेस प्योर फाइलिंग, रजिस्ट्रार को देने से पहले एक बार ठीक कर लो उसे। देन कॉपी जो ड्राफ्ट की और फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट की है ना, सेबी को दे दो फॉर रिकॉर्ड्स। लीड मर्चेंट बैंकर प्योर टू फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट विद द ROC फर्निश, सारी ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट वगैरह भी, ठीक है बच्चों अब बस कॉमन हेडिंग्स आने वाली है, इसलिए हम इसे रिकॉर्डिंग से कवर कर रहे हैं। मोड ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, क्या मोड होना चाहिए, आई ड्राफ्ट या फाइनल जो भी है, डिस्प्ले होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में, फिर आप फाइल कर सकते हो ROC को, ठीक है। वेबसाइट प्रोर टू ओपनिंग ऑफ द इशू, ठीक है, आप उनकी वेबसाइट में भी शो कर दिख सकता है आपको। देन कंटिन्यू, वेर एनी पर्सन रिक्वेस्ट फॉर द फिजिकल, कोई भी पर्सन फिजिकल कॉपी मांगता है ऑफर डॉक्यूमेंट को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड बाय हिम इश्यूअर या फिर मर्चेंट बैंकर, दोनों में से जो भी दे दे, ठीक है। चलिए बढ़ते, एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिक इशू, बच्चों कुछ नहीं, एक हिंदी एक इंग्लिश, ध्यान रहे एडवर्टीजमेंट कुछ मिसलीडिंग नहीं होगा, स्किप सब। क्रेडिट रेटिंग भी प्लीज डिस्प्ले कर देना एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट नॉट कंटेन एनी मैटर, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए, खत्म सब स्किप। एब्रिज प्रोस्पेक्टस, क्या लिखा है, कुछ नहीं बच्चों, जो अभी तक चैप्टर में पढ़कर आए। एब्रिज प्रोस्पेक्टस मतलब एप्लीकेशन फॉर्म दोगे तो साथ में एब्रिज वाला प्रोस्पेक्टस दे देना, ये लिखा है। इश्यूअर एंड लीड मर्चेंट बैंकर इंश्योर करे भैया हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अकम्पनाई बाय कॉपी ऑफ एब्रिज प्रोस्पेक्ट नॉट कंटेन मैटर, कुछ भी इधर उधर की एक्स्ट्रा बातें ना लिखा। इलेक्ट्रॉनिकली इशू, हाँ बच्चों इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इशू में प्रोवाइड फैसिलिटी सब्सक्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिकली भी हम ले सकते हैं। इशू प्रपोजिंग थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को पकड़ेगा, बोलेगा सर मुझे ऑनलाइन करना पूरा काम, तो कंप्लाई करो रेलेवेंट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट जो सेबी बोलेगी उसके अकॉर्डिंग। देन क्या बोलता है, ऑल द इन्वेस्टर अप्लाइंग पब्लिक इशू के लिए जो भी बोल रहे हैं ओनली ध्यान रखना एसबा के थ्रू करेंगे, मतलब एसबा सिस्टम है, बैंक में जाके हमने ब्लॉक कर दिया, अलॉटमेंट होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन ध्यान है जब आप ये पूरा सिस्टम ले रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू तो फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन है, सिंडिकेट मेंबर की भाई, स्टॉक ब्रोकर की जो रजिस्टर्ड हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, रजिस्टर टू एन इशू, ठीक है, या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट बोलो, इन सब की जरूरत पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉनिकली काम करो। बच्चों आज की डेट में सब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग, कुछ नहीं दिया उन्होंने, बोला प्राइस दो तरीके से होते, एक प्राइस होते एक बुक बिल्डिंग, ठीक है। इश्यूअर डिटरमाइन प्राइस कंसल्ट करेगा लीड मर्चेंट बैंकर के साथ, फिक्स प्राइस या फिर बुक बिल्डिंग जैसे ध्यान है। रिडीम करना है, इश्यूअर को अगर रिडीम करना है शेल रिडीम इन टर्म्स, जैसा ऑफर डॉक्यूमेंट लिखा था वैसे रिडीम करना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो डिसाइड किया है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसे हम नॉर्मली पढ़ते थे 90%, वो नहीं, खुद कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड कर ले, और जो डिसाइड करेगी ऑफर डॉक्यूमेंट में बता देना। ईश्वर में डिसाइड द अमाउंट ऑफ मिनिमम, ईश्वर खुद डिसाइड कर ले, ठीक है, जो भी एज पर प्रोविजन कंपनीज एक्ट देख लेना। डिस्क्लोज द सेम, ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज भी कर देना। इन द इवेंट ऑफ नॉन रिसीव्ड ऑफ द मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव इन द पब्लिक इशू, रिफंड करना पड़ेगा। इन इवेंट ऑफ द एप्लीकेशन मनी रिफंड बियॉन्ड द 8 days फ्रॉम द लास्ट डेट द ऑफर, देन अमाउंट शेल बी रिफंडेड। बच्चों कुछ नहीं, 15% के इंटरेस्ट वापस। जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है डिसाइड कर लो, ऑफर डॉक्यूमेंट लिख लो। नहीं मिलता है बाबा तो क्या करना, रिफंड कर दो। कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। 8 दिन से ज़्यादा टाइम लगा तो क्या, 15% का इंटरेस्ट। अंडर राइटिंग, यस बच्चों अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कर लो भाई। पब्लिक इशू कर रहे हो अंडर रिटन भाई, अंडर राइटर के साथ कर लो। अंडर राइटर वही हो जो सभी के पास रजिस्टर। एडुकेट डिक्लेजर, ऑफर डॉक्यूमेंट साफ बता देना, कुछ नहीं बच्चों, ये सब घिसी पिटी बातें हैं। प्रोहिबिशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट द ऑफर डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना ऑफर डॉक्यूमेंट कुछ भी
है ना। मटेरियल इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, कुछ भी मिसलीडिंग गलत नहीं होना चाहिए। बच्चों खत्म यहाँ पे इन्होंने अब पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है जो पढ़कर आ चुके हैं फटाफट। एप्लीकेशन पहले एक या एक से ज़्यादा जहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना चाहते हैं लिस्ट करने के लिए प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो, क्रेडिट रेटिंग ले लो, ठीक है। चलिए 1 क्रेडिट एजेंसी भी डिस्क्लोज दो, एक से ज़्यादा ले लो, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट प्लीज डिस्क्लोज करो, अग्रीमेंट कर लो डिपॉजिटरी के साथ ताकि डिमैट फॉर्म में हो जाए, एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर लो, क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट बना लो, ड्राफ्ट या फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट अब डिस्प्ले करो, वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल होना चाहिए ताकि डाउनलोड भी कर सको इस फॉर्म में। एडवर्टीजमेंट करो हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऑन या बिफोर इशू से पहले। इश्यूर डिसाइड कर ले प्राइस अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो उसका होना चाहिए, कंसल्ट कर ले लीड मर्चेंट बैंकर से, डिस्क्लोज करें इन ऑफर डॉक्यूमेंट में। इन केस नॉन रिसिप्ट ऑफ दी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो रिफंड कर लो 8 दिन में, नहीं होगा तो भैया कुछ नहीं इंटरेस्ट पे करो, खत्म। अब चिल्लर कुछ बातें लिखी है। मैंडेटरी लिस्टिंग इशूअर डिजायरस, ठीक है। अगर वो चाहता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को टू पब्लिक करना चाहते तो लिस्ट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा कर सकते हैं, बस इशूअर कंप्लाइंट कंडीशन लिस्टिंग कंप्लीटेड विद इन 6 days, 6 दिन के अंदर आपको करना है फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ इशू। जिस दिन इशू खत्म हुआ वहाँ से 6 दिन के अंदर फटाफट लिस्ट करा लो, ठीक। लिस्टिंग अग्रीमेंट कुछ नहीं, इश्यूअर को प्रीवियसली एंटर पहले अग्रीमेंट करना पड़ेगा स्टॉक तभी लिस्ट होगा, खत्म, कुछ नहीं पढ़ना रेगुलेशन से। पब्लिक बेस इशू कर रहे थे तो अब बच्चों वही एनसीआरपी को आप क्या कर रहे हो, प्राइवेटली कर रहे हो, ठीक है। प्राइवेटली इशूअर में लेस इस नॉन कन्वर्टेबल प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं फॉलोइंग कंडीशन, जैसे पब्लिक की पढ़ी वैसे ही अब हमें प्राइवेट प्लेसमेंट की भी पढ़नी है, ठीक है। चलिए क्या बोलता है इश्यूअर, कुछ नहीं बच्चों, कंप्लाई करेगा कंपनीज एक्ट का प्रोविजन और रूल्स भी और अदर एप्लीकेबल जो लग रहा है। क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन कर लो, रिपीट डिस्क्लोज कर देना ऑफर डॉक्यूमेंट, लिस्ट करना है ना, लिस्टेड डिमैट फॉर्म में होगा, डिस्क्लोज करना जो भी रेगुलेशन 18 बोलते हैं सभी के एनसीआरपी रेगुलेशन सेम। मिनिमम एप्लीकेशन साइज अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करे तो उन्होंने बोल दिया ईच इन्वेस्टर से मिनिमम 10 लाख तो भैया ले लो। इशू क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी सेम, रिपीट। इशू नॉट इशू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं करेगा, नॉन कन्वर्टेबल। प्रोवाइडिंग लोन के लिए नहीं, एक्विजिशन शेयर नहीं, बच्चों सेम, हुआ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप सेम मैनेजमेंट सब्सिडी ऑफ द इशूअर, ठीक है, नहीं। एप्लीकेशन इज मेड एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज, द इशूअर शेल वन ऑफ देम डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एप्लीकेशन दे और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड के। देन बच्चों हेडिंग डिस्क्लोजर रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कुछ नहीं, डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड मेड ऑन द वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंज में बच्चों सेम। लिस्टिंग हाँ, इशूअर हैज डिस्क्लोज इंटेंशन टू सीक लिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बता देना। इशूअर फॉरवर्ड द लिस्टिंग एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डिस्क्लोजर शेड्यूल 1 जो भी दे रखा है स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जब भी हो जाएगा 15 दिन के अंदर लिस्ट कर सकते हो करना है तो। कंटिन्यूस लिस्टिंग कंडीशन बच्चों कुछ नहीं, क्या लिखा है इशूअर को अग्रीमेंट में जो भी बातें लिखी है उसको कंप्लाई करते रहना पड़ेगा तभी कंटिन्यू लिस्टिंग को, अदरवाइज नहीं। ट्रेडिंग अब लिस्ट होगी तो ट्रेड भी कर सकते हो, तो नॉन कन्वर्टेबल शेयर पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो जो भी हो विच आर लिस्ट है शेयर भी ट्रेड कर सकते हैं उसी स्टॉक में, क्लियर सेटल उसी स्टॉक एक्सचेंज में। कंडीशन बस सभी जो बोलेगा ध्यान रखना। इन केस ट्रेड ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ओवर द काउंटर कर रहे हो तो सच ट्रेड रिपोर्ट कर देना स्टॉक एक्सचेंज को, दैट्स इट। देन बच्चों हेडिंग क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ द इशूअर इंटरमीडिएट्स और इशूअर की क्या क्या ऑब्लिगेशन है। इशूअर डिस्क्लोज सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफर डॉक्यूमेंट में उसका काम है, ध्यान रहे डिस्क्लोजर जो भी दे रखा ऑफर डॉक्यूमेंट ट्रू फेयर एडुकेट नॉट मिसलीडिंग। मर्चेंट बैंकर वेरीफाई कंफर्म करे डिस्क्लोजर को कि भैया जितना भी ऑफर डॉक्यूमेंट में है ना सब एज पर कंप्लाइंस ट्रू फेयर एडुकेट है बच्चों, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। रेटिंग जो ऑब्टेन है रिव्यू एक बार क्रेडिटिंग एजेंसी ने देख लिया, ठीक है। एनी रिविजन किया है रेटिंग में तो प्लीज वो भी इशूअर है ना किसको बता दे, स्टॉकिंग चेंजेस हुए तो बता दीजिए। इशूअर ट्रीट द एप्लीकेंट फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, ठीक है। जो इशूअर है कंपनी है जो अपने एप्लीकेंट के साथ फेयर और इक्विटेबल मैनर हो। इंटरमीडिएट शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यू डिलीजेंस, ध्यान रहे ड्यू डिलीजेंस इंटरमीडिएट रिस्पॉन्सिबल होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द इशू ऑफर, सब ध्यान दे दे कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नो पर्सन एम्प्लॉय एडवाइस स्कीम या फिर आर्टिफाई टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद द इशू सब्सक्रिप्शन, कुछ भी डिफ्रॉड करने का मत सोचना। नेक्स्ट इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन इक्विटी रेगुलेटरी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय द बैंक, बच्चों बैंक की बात हो रही है। अब बैंक ने जो इशू किया है वो इशू कर सकता है, हाँ कर सकता है, हमने पढ़ा, वो लिस्टिंग कर सकता है बच्चों, यहाँ पे डिटेलिंग नहीं दी है बस उन्होंने बोल दिया, इसके लिए चैप्टर 10 आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोविजन जो चैप्टर 6 में सेबी में एनसीआरसी रेगुलेशन अप्लाई टू इशू एंड लिस्टिंग परपीचुअल, बच्चों दो जो पढ़ा था कौन कौन सा, परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और इनोवेटिव बायबैक,
ठीक है। अब बैंक इशू कर रहे हैं, नो इश्यूअर, हम अदर देन बैंक की बात अभी यहाँ पे नहीं करें, नो इश्यूअर शेल इशू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब बैंक अदर देन बैंक, नो इश्यूअर शेल इशू दीज इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये बैंक ही कर सकता है, ये बैंक ही कर सकता है और बैंक को ये रेगुलेशन फॉलो करने। अब बैंक में इशू इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल, भाई आरबीआई से अप्रूवल ले ले और नीचे बातों का ख्याल रखना। क्या बोला, इफ अ बैंक इज इनकॉर्पोरेट एज अ कंपनी तो कर सकता है। बैंक कंप्लाई टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी बोर्ड ने, बोर्ड मतलब हमारी यहाँ पे सेबी से है, ये जो बोल रखा है उसे कंप्लाई करेगा। एडुकेट डिस्क्लोजर इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट में ध्यान दें बच्चों। अब ये स्ट्रीम लाइन आपको सेम दिखेगी। प्रोसेस ऑफ द पब्लिक इशू, अगर आप एनसीआरपीसी को इशू कर रहे हो तो उन्होंने बोल दिया इन ऑर्डर टू एग्जिस्टिंग प्रोसेस इशू डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चाहे एनसीआरपी एसडीआई 12 चैप्टर जो हमने पढ़ा सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेबी के जो आईएलडीएस है, सेबी के जो एनआरएस है, सेबी के जो सिट रेगुलेशन है, सब बच्चों एक जैसे, बस 6 वर्किंग, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। रिड्यूस द टाइम टेकन, पहले 12 दिन के अंदर लिस्ट कराना पड़ता था, अब लिस्ट कब कराना पड़ता है, आफ्टर द क्लोज ऑफ द इशू ऑफ द 6 डेज, ठीक है, हमने पढ़ा। और लेसन 6 के लिए उन्होंने बोला अगर प्रोसीजर डिटेल देखनी हो तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है एंड, ठीक है बच्चों।